शुरू करते हैं लोकसभा। तो आज हम लोकसभा के अनुच्छेदों के बारे में बताने जा रहे हैं। लोकसभा को अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे। इन अनुच्छेदों के अंतर्गत जितने महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा एग्जामिनर बना सकता है, उनको ही पढ़ना है प्रीति। 81, 82, 83, 84, ठीक है, मैं रिवाइज भी करा दूंगा। 85, 86, 87, 88 और 89, इनका मुझे रिवाइज कराना है, ठीक है। ले भी लेते हैं, 2 और ले लेते हैं आपके, और फटाफट वहां पहुंचते हैं। इनमें कितने प्रश्न बनते हैं पहले इनको पढ़ लेते हैं। लोकसभा, तो मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले मैंने ये तो आपको पढ़ा दिए हैं 2 अनुच्छेद 79, 80। तो 79 में क्या लिखा हुआ है? संसद का उल्लेख है, केंद्र की विधायिका, देश की विधायिका का उल्लेख है, मैंने पढ़ा दिया, पिछले वीडियो में देख लेना, ठीक है। 80 में क्या है? राज्यसभा है, संसद का ये उच्च सदन की विशेषता है, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया, मेरे चैनल पर डली हुई। 81 में क्या है? लोकसभा। अब ध्यान से सुनते जाना, यहां से मेन क्लास है आपकी ये, ठीक है। लोकसभा की संरचना व गठन का उल्लेख है, जिसके तहत मैंने सीटों की संख्या आपको करा दी है, ठीक है। सीटों की संख्या अपडेट कराइए। नए विद्यार्थी ने तो कर चुकी है, पुराने विद्यार्थी नहीं किए है, अपडेट देख लेना, ये बिल्कुल चेंज कराइए। पिछले वीडियो मैंने आपको लोकसभा की जो 2 वीडियो डाल रखे हैं वो बिल्कुल अपडेट हैं, उनको जरूर पढ़ लेना, ठीक है। आपको जरूर पढ़ लेना। रीट स्पेशल बैच है ये वाला, ठीक है। इस चैनल पे आपको रीट के स्पेशल क्लासें पॉलिटिकल हिस्ट्री की डली हुई है, आप वहां से इसको ऐड कर लेना, ठीक है। अब देखिए, तो ये मैं पढ़ा नहीं रहा, क्यों? मैंने पढ़ा दिया। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लोकसभा की संरचना का मतलब है लोकसभा के सदस्यों का चयन कैसे होता है, सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। अब यहाँ प्रश्न बन सकता है, लोकसभा के सदस्य होते हैं। अब लोकसभा के सदस्य क्या कहलाते हैं? लोकसभा के सदस्य सांसद कहलाते हैं, जिन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। लोकसभा के सदस्यों को सांसद कहते हैं, जिन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। अब इनका चुनाव कैसे होता है? ये क्या होते हैं? ये निर्वाचित होते हैं। निर्वाचित का मतलब क्या होता है? चुनाव जीत करके आना, अर्थात इन्हें जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जब चुनाव किसी का करती है उसे निर्वाचन कहते हैं। लोकसभा के सदस्य जो हमारे होते हैं, लोकसभा के सदस्यों को जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है। कहने का मतलब है आप वयस्क मतदाता हो, आप जानते हैं वयस्क मतदाता वयस्क मतदाता की जो न्यूनतम उम्र होती है वो 18 वर्ष होती है, वह जनता होती है और वह हमारे लोकसभा के सदस्यों को चुनती है। इस प्रकार, ठीक है। जैसे हमारे राजस्थान में लोकसभा के कुल सदस्य कितने हैं? राजस्थान में लोकसभा के कुल सदस्य कितने हैं? 25 हैं। ये 25 कैसे जीत के आते हैं? इन्हें ध्यान रखना। राजस्थान की जनता डायरेक्ट चुनती है, डायरेक्ट हम वोट देते हैं। इस प्रकार 25 सदस्यों का निर्वाचन कर लिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है एक बात कि लोकसभा की संरचना व गठन का उल्लेख अर्थात सीटों की संख्या का उल्लेख अनुच्छेद 81 में है। लोकसभा के सदस्यों को सांसद कहते हैं। राजस्थान में लोकसभा के सदस्य कुल 25 हैं, जिन्हें जनता, राजस्थान की जनता अर्थात जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। कहने का मतलब है अनुच्छेद 81 के तहत
अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसके चुनाव में वयस्क मतदाता भाग लेते हैं। जिनके चुनाव में कौन भाग लेते हैं? वयस्क मतदाता भाग लेते हैं। तो बस ये ध्यान रखें, लोकसभा के सदस्य क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। निर्वाचित होते हैं जिन्हें, जो व्यक्ति जनता के डायरेक्ट जनता द्वारा जीत करके आता है उससे निर्वाचित कहते हैं। नेहा जी क्या कहते हैं? ज्योति जी उसे प्रत्यक्ष निर्वाचित कहते हैं। तो लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। एक बात यहाँ क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम 82 की। ठीक है, इतना आप एंट्री कर लेना। तो जैसे मैंने आपको लिखाया है ऐसे आप एंट्री इसमें कर लेना। अब मैं बात करता हूं 82 की। मिटा दूं इसको? हाँ, बस 2-3 विशेष करके जो मैंने भी आपको बोला उसको आपको अनुच्छेद 82 में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद तो पेपर में आते हैं तो आपको ध्यान रखना अनुच्छेद 82 में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, कोई बताएगा? अनुच्छेद 82 में परिसीमन आयोग, सीमा जी ने आंसर बताया, बहुत बढ़िया। शैलेंद्र जी ने आंसर बताया। ठीक है, प्रत्येक जनगणना के पश्चात दोबारा पुनः समायोजन, बहुत बढ़िया ज्योति जी। तो क्या है? परिसीमन आयोग। अब इधर सुनिए, परिसीमन आयोग के गठन का उल्लेख। बस एक प्रश्न तो ये बन गया सीधा सीधा आपका, ये ध्यान रख लेना। प्रश्न क्या बन गया? परिसीमन आयोग के गठन का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? कौन से अनुच्छेद में है? तो आंसर कर लेना अनुच्छेद 82। किसका? परिसीमन आयोग का उल्लेख या गठन का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो आपको अनुच्छेद 82 कर सकते हो। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। एक बात, अब परिसीमन आयोग क्या होता है? क्या होता है परिसीमन? परिसीमन का मतलब है पुनः निर्धारण करना। पुनः निर्धारण अर्थात किसका निर्धारण करना? अब आपको ध्यान रखना, प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन करना। किसका समायोजन करना? पुनः निर्धारण करना या पुनः समायोजन करना। अब किसका करना? तो ध्यान रखना, तो विशेष रूप से पुनः जो समायोजन करना है वह है लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों का। कहने का मतलब है विशेष रूप से सीटों का भी है, लेकिन हम सीटों की बात करें, सीटों तो आपको 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया, फिक्स कर दिया गया। 1971 की जनगणना के तहत लोकसभा की सीटों का जो निर्धारण किया गया है वो जनगणना 1971 की जनगणना के तहत किया गया, 42वें संविधान संशोधन, 84वें संविधान संशोधन के तहत। लेकिन यहाँ आपको विशेष करके ध्यान देना है, इसके लिए एक संविधान संशोधन याद करना है 87वां 2003। अब सुनिए, अनुच्छेद 82 के तहत परिसीमन आयोग के गठन का उल्लेख किया जाएगा, जिसके तहत लोकसभा और विधानसभा भी इसी में ध्यान रखना, आप विधानसभा भी याद कर सकते हो, जिसके तहत लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों, निर्वाचन क्षेत्र का मतलब है इस क्षेत्र से, ठीक है, इस क्षेत्र के या इस क्षेत्र के अंदर कितने कितने जिले या कितने कितने नगर या कितने कितने गांव आएंगे, उनका निर्धारण करना, उनका पुनः समायोजन करना। जैसे करौली, ठीक है, सवाई माधोपुर एक कर दिया, या फिर करौली धौलपुर एक कर दिया, या डी कुमेर एक कर दिया। जैसे डी कुमेर भरतपुर में है, विधानसभा का एक ही है, दो जिले, दो आपको क्षेत्र जोड़ दिए, ऐसे 2 जिले भी जोड़ सकते हैं और काफ़ी जोड़े भी गए हैं। कोटा बूंदी ओम प्रकाश बिरला जी हैं, कोटा बूंदी से ओम प्रकाश बिरला जी हैं। एक ही 10 वर्षीय जनगणना के बाद कहते हैं ना,
का पुनः समायोजन होता है, परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। और ये लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा, पुनः निर्धारण किया जाएगा प्रत्येक जनगणना के बाद, अर्थात 10 वर्षों में एक बार। 10 वर्षों में एक बार प्रत्येक जनगणना के बाद, क्योंकि प्रत्येक वार्षिक जनगणना 10 वर्षों के बाद होती है। तो हम का चीज ना जाने भाई, ठीक है। हाँ जी, जी सर, चलो कोई बात नहीं, नेट चला जाता है वो तो हम देख लेते हैं, टेक्निकल हो जाती है। अब देखिए दोबारा सुनिए, एक बार जो मैं कह रहा था शायद आपने नहीं सुन पाया, दोबारा सुनिए। मैं कह रहा था अनुच्छेद 82 में परिसीमन आयोग के गठन का उल्लेख है, जिसके तहत प्रत्येक जनगणना के बाद, अर्थात प्रत्येक 10 वर्षों की जनगणना के बाद विधानसभा अथवा लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, एक बात 87 में संविधान संशोधन 2003 के तहत निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण की जनसंख्या का आधार वर्ष 2001 की जनगणना रखा गया है। क्षेत्र पूछे, क्षेत्र का आधार निर्धारण कौन सी जनगणना है, तो 2001 करनी है। लेकिन यदि पूछे लोकसभा की सीटों का निर्धारण, विधानसभा की सीटों का निर्धारण पूछे, या मतमूल्य का निर्धारण पूछे, ठीक है, या विधायक के मतमूल्य का निर्धारण पूछे, या विधायक के मतमूल्य का निर्धारण पूछे, और पूछे किस जनसंख्या के आधार पर, तो 1971 की जनगणना करनी है। 1971 की जनगणना करनी है। तो मैंने आपको अभी बताए, बिल्कुल ऐसे ही लिख लेना नोट में नीचे, और ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। एक बात, दूसरी बात है कि अब अगला एक प्रश्न और पूछ सकते हैं, अब तक परिसीमन कितनी बार हो चुका है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। बढ़िया शैलेंद्र जी, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, ऐसे ही करते रहें और सिलेक्शन ला करके मुझे हाथ में दे देना। लो सर, हमारी मेहनत का सिलेक्शन हो गया, और ऐसे ही सभी से मैं कह रहा हूं सिलेक्शन लेके आना, ठीक है। सिलेक्शन आना चाहिए, खुशखबरी आपको सुनानी पड़ेगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऐसे ही पढ़ाई करते जाओ। आपको भी ध्यान रखना, मैं एक बात और आपको बता दूं, अध्यापक या आपकी जो गाइडें होती हैं, अध्यापक होते हैं, ध्यान रखना, हम 90% ही आपको तैयारी करा पाते हैं। 10% तुम्हें घर तैयारी करनी पड़ेगी, ये मत कर लेना 100%। भाई 90% आपको दे रहे हैं, 10% आपको और तैयारी करनी पड़ेगी। कहने का मतलब है जितना हमने कराया उसको बार बार अच्छी तरह याद कर लें। फिर अपनी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें से लोकसभा का कोई संसद का चैप्टर दे रखा होगा, और संसद के चैप्टर को पढ़ लें, उसमें कोई एक्स्ट्रा लाइन दे रखी है उसको एंट्री कर लें, ठीक है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मैं बार बार आपको अब मैं आपको लाइव आते रहना, ध्यान रखना, रोजिना प्रतिदिन रीड के बारे में कुछ ना कुछ टिप्स आपको बताऊंगा, कोई ना कोई चीज मैं आपको रेगुलर बताऊंगा, क्योंकि अब डेट फिक्स हो गई है। तो मैं आपको जो आप गलतियां करते हैं टेट के पेपर में, उन चीजों को मैं रोजिना प्रत्येक समय बीच बीच में बताते जाऊंगा, ठीक है। इसलिए आप जैसे आते थे गर्मियों में, ऐसे मुझे लाइव आने चाहिए, फायदा उठा जाओगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। और आपको थोड़ा सा उत्साह भी मिल जाएगा किताब कॉफी पढ़ने का। मैं आपको एक एक चीज बताते जाऊंगा, ठीक है। शुरू करते हैं एक चीज, अब तक परिसीमन का गठन कितनी बार हो चुका है, ये क्वेश्चन और ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना। तो अब तक परिसीमन का गठन कितनी बार हो चुका है? अब तक परिसीमन का गठन 4 बार हो चुका है, 1 बार। अब 4 बार में पहली बार कब हुआ और अंतिम बार कब हुआ, या कब हुआ कब नहीं हुआ, विशेष करके ये क्वेश्चन बनेगा। तो पहली बार कब हुआ था? 1952 में हुआ, और सबसे अंत में कब हुआ? 2002 में हुआ। इसका मतलब है पहली बार 1952 में हुआ, और दूसरी बार कब हुआ, ठीक है, और तीसरी बार और चौथी बार तो है ये। तो दूसरी बार आपको 10 साल लगा लो, 1962, ऑप्शन में 1962 ना हो तो 1963 कर देना। ऐसे 1972, 73 माना जाता है, ठीक है, और 2002। तो अंतिम बार
चौथे परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया, ये प्रश्न बनता है। प्रथम परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया, 1952 में किया गया। और अंत में आएगा अंतिम बार परिसीमन आयोग का गठन या चौथे परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया, 2002 में किया। एक बात, चौथे परिसीमन आयोग का जब गठन किया गया वो किस लोकसभा के समय किया गया, 15वीं लोकसभा के समय। चौथे परिसीमन आयोग का गठन कौन सी लोकसभा के समय किया गया, तो आपको 15वीं लोकसभा करना है। अगला प्रश्न दिलीप जी नमस्ते। अगला प्रश्न अब सुनिए, अगला प्रश्न क्या आएगा कि 15वीं लोकसभा के समय चौथे परिसीमन आयोग का गठन किया गया, उस समय इसका अध्यक्ष कौन था, तो कुलदीप सिंह। कौन नाम है इसका, कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में 15वीं लोकसभा के समय चौथे परिसीमन आयोग का गठन 2002 में किया गया। ठीक है, बस ये क्वेश्चन है आपके अनुच्छेद 82 में, इससे ज्यादा कुछ याद मत कर लेना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेने, फिर मैं आपको 83 की ओर पहुंच रहा हूं, जल्दी समझ में आ जाएगा। हाँ जी, अनुच्छेद 172 में विधानसभा के कार्यकाल का उल्लेख है या विधानमंडल के कार्यकाल का उल्लेख है। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 83। अनुच्छेद 83 में क्या है, संसद का कार्यकाल या संसद के दोनों सदनों का कार्यकाल, लिखते जाएं, दोनों सदनों का कार्यकाल। कहने का मतलब है संसद के कितने सदन होते हैं, 2 होते हैं। अस्थाई सदन होता है लोकसभा, स्थायी सदन होता है राज्यसभा। ठीक है, सामान्य परिचय मैंने बता रखे हैं, पढ़ते रहना एक एक चीज। हाँ जी, तो संसद की अवधि, कार्यकाल, समय, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, लोकसभा की अवधि कितनी होती है, राज्यसभा की अवधि कितनी होती है, संसद की अवधि कितनी होती है, ये सीधे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया, राज्यसभा में रिवाइज करा देता हूं। अनुच्छेद 83 के तहत राज्यसभा एक स्थायी सदन है। क्या बताया था, पुरानी वीडियो में है, अनुच्छेद 83 के तहत राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता, इसे भंग नहीं किया जा सकता। लेकिन कितने वर्ष बाद, प्रति 2 वर्ष बाद कितने सदस्य, 2/3 सदस्य के 1/3 सदस्य, बताइए फटाफट, 1/3 सदस्य। बहुत बढ़िया, ये गलती करते हैं, इसलिए मैं देख रहा था, इसलिए ध्यान रखना 1/3, 2/3 ऐसे ऑप्शन आते हैं। 1/3 सदस्य, प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और इनके स्थान पर, अर्थात 1/3 सदस्यों के स्थान पर नए सदस्यों का क्या कर लिया जाता है, निर्वाचन या निर्वाचित कर लिया जाता है, चुनाव करा लिए जाते हैं। दिलीप जी ये लिखा हुआ है उसने। अनुच्छेद 83 के तहत राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रति 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन कर लिया जाता है। इसलिए राज्यसभा का कार्यकाल कभी भंग नहीं होती। 5 वर्ष मत कर देना, कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। जो आपको वहां भी लिखा दिया, विस्तार से देख लेना। और हमें पढ़ना है लोकसभा, बिल्कुल सेम यही पढ़ना है। सुनिए आगे, अनुच्छेद 83 के तहत लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
ध्यान रखना, अनुच्छेद 83 के तहत लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन क्या, लेकिन अनुच्छेद आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति किसकी सलाह पर, किसके कहने पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर या प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को समय से पूर्व भंग कर सकता है। किसके तहत, अनुच्छेद 85 के तहत। अब ध्यान रखना इसमें किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पहले भंग कर सकता है, 85 कर देना। लोकसभा का कार्यकाल पूछे, 83 कर देना। लोकसभा कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष कर देना। राज्यसभा कार्यकाल 5 वर्ष मत करना, कभी भंग नहीं होती, ये ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अर्थात लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लोकसभा के कार्यकाल का उल्लेख अनुच्छेद 83 में है। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को समय से पहले भंग कर सकता है। सीमा जी, कुशवाहा जी, छैला कुशवाहा जी, समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत बढ़िया, अच्छी तरह समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल ऐसे ही लिखते जाना। शुरू करते हैं, इतना पहुंच गए हम। अब आगे बात करते हैं। ठीक है भाई, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है, ये तो आप पे लिखा हुआ होगा पिछली वीडियो में, इसकी व्याख्या दे रखी है, ये मैंने आपको रिवाइज करा दिया। अब देखिए आगे, इसी 83 को हमें आगे पढ़ना है। अब इसमें और कौन से प्रश्न बनते हैं, 3-4 प्रश्न ये बता दिए। अब क्वेश्चन आ जाए कि भंग की बात आ जाए, इस पे बच्चे कंफ्यूजन होते हैं। ठीक है, दिलीप जी ध्यान रखना, अंजू जी, आरती जी, नेहा जी, दिलीप जी, छैला जी, रेखा जी, अंजू जी, जयवीर जी, सीमा जी, एक क्वेश्चन इस पे बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, उसको मैं मिटा रहा हूं। बार बार बच्चे पूछते हैं गुरुजी क्या है इसका आंसर। जयवीर जी क्वेश्चन पूछते हैं, अब तक लोकसभा भंग, अब तक लोकसभा कै बार भंग हो चुकी है, ये प्रश्न है। ये बच्चों को कंफ्यूजन पैदा कर देता है। तो यहाँ एक क्वेश्चन आपको, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, अब तक लोकसभा कितनी बार भंग हो चुकी है? 8 बार, 9 बार, 7 बार, 12 बार, ऐसे पेपर में आता है। 8 या 9 बार नेहा कुंतल जी, यही मैं आपको बताने वाला हूँ। और हमारी एनसीईआरटी बुक में 9 बार लिखा हुआ है। बच्चे इसलिए कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूं। पहली बार, यदि ये क्वेश्चन आ गया तो 8 और 9 में से एक ही आएगा, या तो 8 ही आएगा या 9 ही आएगा। 9 आ गया फिर भी आपको बोनस मिलेगा, अकेला 8 आ गया तो सही हो सकता है, 9 आ गया तो बोनस मिलेगा। ध्यान रखना, 8 ऑप्शन में नहीं है और 9 आ गया तो बोनस मिलेगा, क्योंकि उसमें आपको ध्यान तत्काल रूप से हुआ क्या था मैं अभी बताने वाला हूं। 9 कैसे कर रहे हैं वो, लेकिन आंसर आपको 8 ही करना है। 8 ऑप्शन दे रखा है, अब तक आपको 8 बार, अभी बताऊंगा 9वीं बार का चक्कर क्या है। 8 बार, 1 बार, एक तो इसको याद रख लेना। ठीक है, और दूसरी बात आपको जानना, पहली बार, प्रथम बार भंग कब हुई और अंतिम बार भंग कब हुई, बस इतना याद रख लेना। पहली बार लोकसभा को कब भंग किया गया और अंतिम बार कब भंग किया गया, ये 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो पहली बार कब भंग की गई थी? 1970 में भंग की गई थी। और कौन सी लोकसभा थी? भारत की पहली लोकसभा, जिसे समय से पहले भंग किया गया था, तो चौथी लोकसभा कर देना। 4 ऑप्शन में होंगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा? भारत की ऐसी पहली लोकसभा जिसे समय से पहले भंग किया गया था, वह कौन सी लोकसभा थी? तो आपको चौथी कर देना। इंदिरा गांधी जी के समय बीवी गिरी राष्ट्रपति थे, उस समय राष्ट्रपति ने इसको समय से पहले, बीवी गिरी ने इसको समय से पहले भंग कर दिया, और उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। अंतिम बार भंग कब की गई? अंतिम बार भंग कब की गई बताइए, जल्दी कौन बताएगा?
अंतिम बार भंग हुई ठीक है, तो पहली बार भंग हुई 1970 में, अंतिम बार 1999 में। 1999 में भंग की गई जब हमारे कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल जी थे, यहाँ इंदिरा जी थी, अटल बिहारी वाजपेयी थी। ये कौन सी लोकसभा थी? तो भारत की ऐसी अंतिम लोकसभा जिसे समय से पहले भंग किया गया, पहली लोकसभा और अंतिम लोकसभा पूछेगा तो सीमा जी सही आंसर दिया आपने, और इसका आंसर है 12। इस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है। और ये शायद सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया था। 1999 के समय अटल जी को किसने शपथ दिलाई थी? के.आर. नारायण, APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ऐसे क्वेश्चन आए थे। तो 1999 में शायद पूछा था, के.आर. नारायण आंसर था इसका, ठीक है। ठीक है, हाँ कुलदीप जी नमस्ते, पिंकी जी सभी को राम राम। तो ध्यान रखना एक चीज, बस इससे ज्यादा कुछ मत कर लेना। अब नमीवार कैसे बता रही है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें, कहा जाता है 2014 में प्रणब मुखर्जी थे राष्ट्रपति, और तत्काल प्रभाव से मनमोहन सरकार को भंग कर दिया था, ठीक है, भंग कर दिया था। इसलिए जो आपकी प्रणब मुखर्जी, जो मनमोहन सिंह वाली सरकार थी, मोदी से पहले वाली सरकार थी, 15, इस समय कौन सी लोकसभा चल रही है? 17वीं चल रही है। तो कहते हैं 15वीं की बात चल रही है, जो 15वीं लोकसभा थी उसको गिन लिया जाता है, लेकिन इसे नहीं माना जाता है। ये समय से पहले भंग नहीं हुई थी, वो तो तत्काल प्रभाव से भंग कर दी गई, तुरंत ही चुनाव कराने थे। लेकिन समय से पहले की बात आ जाए तो आपको ये होगा, इसको नहीं गिना जाएगा। हाँ, ऑप्शन में 8 नहीं है तो 9 कर देना, ठीक है। पूरी 5 साल चलिए, ये तो समय से पहले भंग हुई नहीं। कोई 4 साल चलिए, कोई 3 साल चलिए, तो ऐसी चली थी। कोई 13 दिन भी चलिए, कोई आपके 13 माह भी चलिए, लेकिन 5 साल ये चली थी, ये पूरी 5 साल चली थी, ठीक है। इसको नहीं गिनते हम, वो तो जब है जब आप ऑप्शन में 8 ना हो तो 9 कर देना, ठीक है। बस इतना कहना चाहता हूँ, ज़्यादा डिस्कस ना करें, इतना आपको याद कर लेना। एक बात ये हो गया कार्यकाल। अब एक क्वेश्चन आता है कि ऐसी लोकसभा जिसका कार्यकाल सर्वाधिक रहा, 2 हो गए, 4 लोकसभा के ऊपर क्वेश्चन बन गए, चौथी लोकसभा के ऊपर हो गया, 12वीं लोकसभा के ऊपर हो गया। समय से पहले भंग की गई थी, समय से अंत में, सबसे अंत में भंग की गई थी। अब ऐसी लोकसभा जिसका सर्वाधिक कार्यकाल था, ऐसी लोकसभा जिसका सबसे कम कार्यकाल रहा। अब ये फिर पूछेगा, ऑप्शन में आपको 4 लोकसभा देगा, ऑप्शन में आपको 4 लोकसभा देगा। अब बताइए आंसर क्या होना चाहिए? तो ऐसी लोकसभा, भारत की ऐसी लोकसभा जिसका सर्वाधिक कार्यकाल रहा, तो मैं आपको ट्रिक बताऊं भाई, 5 वर्ष होता है तो बस 5 में याद कर लेना। कौन सी दिलीप जी? 5 में ध्यान रखना। तो इस प्रकार, लेकिन 6 साल कभी नहीं रही, ऐसा हुआ क्या? 5.5 साल के आसपास रही थी, अभी बताने वाला हूं, पहले आपको याद कर लेना। तो सर्वाधिक कार्यकाल वाली 5वीं लोकसभा थी, और न्यूनतम कार्यकाल वाली कौन सी थी इससे पहले? अटल जी की आपने चर्चा सुना होगा, 13 दिन। अटल जी 13 दिन रहे थे, और वो इससे पहले वाली थी 11वीं, मात्र 13 दिन, और ये लगभग 5.5 वर्ष। कहते हैं ये चौथी है, इसके बाद क्या आएगी? 5वीं आएगी 1971, 71 से 77 तक इंदिरा गांधी जी आई थी। और कहते हैं इसी में 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी जी ने किया था, और उसके तहत कह दिया कि लोकसभा का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया। लेकिन कहते हैं सरकार गिर जाती है, अर्थात दोबारा चुनाव होते हैं, जो आपके मैंने बताए थे समय से पहले भंग। और इस प्रकार मोरारजी देसाई जी आते हैं और 44वां संशोधन करवाते हैं 1978 में। और जो इंदिरा गांधी जी 5 से 6 वर्ष इसका कार्यकाल करके गई थी, लेकिन उन्होंने रद्द कर दिया, इसलिए एक बार भी लोकसभा कार्यकाल 6 वर्ष नहीं रहा। एक बार भी लोकसभा कार्यकाल 6 वर्ष नहीं रहा, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। बस ये है
1 2 3 और 4 ऐसे करके ये आपका अनुच्छेद हो गया 83। अनुच्छेद 83 कंप्लीट हो गया। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लें, 84 पे बात करते हैं, क्योंकि लिखते जाना, ऐसे ही लिखते जाना, पेपर में हूबहू लाइन मिलेगी, ये गारंटी मैं देता हूं। पेपर में जैसे मैं क्वेश्चन आपको पढ़ करके बता रहा हूं, बिल्कुल हूबहू ऐसी लाइन मिलने वाली है। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 84 में संसद के सदस्यों अर्थात सांसदों की योग्यताओं का उल्लेख है। लिख लिया? हाँ, अहर्ताओं का उल्लेख है तो लिखें। अभी मैंने आपको बोल दिया इसलिए साथ साथ लिखते जाएं। तो इसमें संसद के सदस्य, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सांसद बोलते हैं। ठीक है, और सांसद 2 प्रकार के होते हैं, पार्लियामेंट। ठीक है, राज्यसभा के सांसद और लोकसभा के सांसद। राज्यसभा के सांसद और लोकसभा के सांसद। अब आपको इनकी 84 में संसद के सदस्यों की योग्यताओं अहर्ताओं का उल्लेख है। एक बात तो ये लिख लेना। अब है योग्यताओं में क्या पढ़ना है, आपने रीट का एग्जाम ध्यान रखना, हमारे रीट के पेपर में ये टॉपिक जरूर पूछा गया है हर बार रीट के पेपर में, टेट के पेपर में ये क्वेश्चन आता है। और योग्यताओं में विशेष करके न्यूनतम उम्र पूछी जाती है। ये मोस्ट क्वेश्चन है और इसमें से प्रश्न आता है, देख लेना पेपर, न्यूनतम उम्र जरूर पूछता है। इसका मतलब है अब राज्यसभा और लोकसभा की न्यूनतम उम्र कितनी होती है, अध्यक्ष अर्थात सभापति की और उपाध्यक्ष उपसभापति की, तीनों की बात बताने जा रहा हूं। ऐसे यहाँ पे लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम उम्र कितनी होती है, लोकसभा के अध्यक्ष अर्थात स्पीकर की कितनी होती है और लोकसभा के उपाध्यक्ष की न्यूनतम उम्र कितनी होती है। ये तीनों चीज आपको यहाँ एंट्री कर लेना। केवल आपको ध्यान रखना, यहाँ आपको न्यूनतम उम्र याद रखनी है, अर्थात चुनाव लड़ने के लिए कितनी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। ये सरपंच के हम चुनाव लड़ते हैं, 21 वर्ष होनी चाहिए है। ठीक है, ऐसे चुनाव होते हैं। अभी हाल ही में गांव में चुनाव चल रहे हैं, आपको नगर पालिका, नगर परिषद के, नगर निगम के, स्थानीय शहरी निकायों के चुनाव हुए थे। उसमें जो उम्मीदवार खड़े हुए थे उनकी चुनाव लड़ने की योग्यता क्या है, उम्र क्या है। तो स्थानीय लेवल पे कोई भी आ जाए और आ सकता है, क्योंकि इस साल राजस्थान में स्थानीय नगरीय शासन के, स्थानीय शासन के चुनाव हुए हैं। उनकी कोई भी अध्यक्ष, कोई भी सदस्य, कोई भी उपाध्यक्ष की आपको कोई भी मुखिया की बात पूछे तो आप 21 वर्ष कर देना। मतदाता की जो वोट देने वाला होता है उसकी 18 होती है। गांव के लेवल पे कुलदीप जी, गांव के लेवल पे सरपंच, प्रधान, उप प्रधान, ठीक है, आपको मेयर, कोई भी आपको आ जाए तो आप 21 वर्ष कर देना। ठीक है, ऐसे ही आपको ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम उम्र। लोकसभा का सदस्य, सांसद आप चुनाव लड़ना चाहते हो, कितनी वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष होने चाहिए। अब उन्हीं में से सदस्यों में से ही एक स्पीकर बनाया जाता है, ओम प्रकाश बिरला जी। कोटा बूंदी के लोकसभा सांसद हैं। अपनों में से एक अध्यक्ष 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, इसलिए अपनों में से चुनते हैं, इन्हीं में से चुनते हैं। तो इसकी भी कितनी हो गई, 25 वर्ष। और इसी में से एक उपाध्यक्ष भी चुना जाता है, तो इसकी कितनी हो गई, 25 वर्ष। अपनों में से एक होता है। अब बात करते हैं राज्यसभा की, बात करते हैं। अब राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम उम्र कितनी होती है। चुनाव भाई सीनियर होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, इनसे बड़े तो होंगे साहब, इसलिए 5 वर्ष ऊपर कर दो। ये होते हैं 30 वर्ष।
और इन्हीं सदस्यों में से एक उपाध्यक्ष अनुच्छेद 89 के तहत। अनुच्छेद 89 कहता है राज्यसभा के सदस्यों में से ही एक उपाध्यक्ष, जिसे उपसभापति कहा जाएगा, उसका चयन कै वर्ष के लिए कर लिया जाता है? उसका चयन 6 वर्ष के लिए कर लेते हैं। ठीक है, 6 वर्ष के लिए कार्यकाल जो दे रखा है उन्हीं का, तो उनका कार्यकाल ध्यान रखना, मैंने बता रखा है 6 वर्ष है, तो ये अपनों में से एक होगा, इसलिए इसकी भी कितनी होगी? 30 वर्ष होगी। ठीक है, अपनों में से ही चुन लिया जाता है। एक क्लियर बात हो गई। अब आपको अध्यक्ष की बात आ जाए, और अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष क्या कहलाता है? सभापति कहलाता है। और सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? इसलिए ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति की 30 नहीं होगी। मैंने आपको बताए थे, पिछली केंद्र सरकार कराए थे, तीनों बड़े भैया, राष्ट्रपति, छोटो भैया उपराष्ट्रपति, और बहुत छोटो भैया, सबसे छोटो भैया राज्यपाल। इन तीनों की कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। ध्यान रखना, 3 है केवल, हमारे 3 बड़े भैया हैं ये, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। इन तीनों की कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। क्लियर? बस ये हो गया आपका 84 में इतना याद कर लेना। ठीक है, ये क्लियर है। ध्यान, सभापति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन सदस्यों का, उपाध्यक्ष का 6 वर्ष होता है। ध्यान रखना, राज्यसभा के सदस्य और उपसभापति अर्थात उपाध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है, लेकिन सभापति कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। ये भी आप ध्यान रखना, राज्यसभा की पिछली वीडियो में देख लेना। ठीक है, ये हो गई आपकी उम्र, ये हो गया 84। फटाफट स्क्रीनशॉट लें। फिर हम बात कर लेते हैं इनका, और ये मैंने करा चुके हैं राष्ट्रपति के चैप्टर में। मैं इनको रिवाइज करा रहा हूं फटाफट, जल्दी। राष्ट्रपति पढ़ा नहीं पढ़ाया आपने लाइव क्लास में? वीडियो देख लेना। राष्ट्रपति मैंने करा रखा है, पूरी केंद्र सरकार हो चुकी है, लास्ट टॉपिक चल रहा है केंद्र सरकार का। राज्य सरकार मैंने पूरी करा दी, स्थानीय सरकार पूरी करा दी, पंचायत राज मैंने पूरे करा दिए। 80 से ऊपर वीडियो डली हुई है चैनल पे, मैंने चैनल का नाम भी बताया था। रीट वाले चैनल पे पूरी 80 वीडियो आपकी पॉलिटिकल की लिखी हुई हैं, देख लेना। केवल 4 टॉपिक बचे हुए। वैसे रीट के हिसाब से, रीट सिलेबस के अनुसार मेरे मात्र 3 टॉपिक बचे हुए हैं, पूरी पॉलिटिकल हो गई। 3 टॉपिक कौन कौन थे? प्रस्तावना दे रखी है, प्रस्तावना रह गई है। आपके मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व नहीं है सिलेबस में। रीट के सिलेबस में नीति निर्देशक तत्व नहीं है, केवल समाजवाद शब्द दे रखा है। तो समाजवाद 1 दिन का, उसे मैं करा दूंगा। कहने का मतलब है 3 टॉपिक है, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य। ठीक है, प्रस्तावना 2 दिन की है, लगभग 1 दिन में ही शायद पूरी हो जाएगी। 1 दिन की, ये 2 दिन लास्ट है। ठीक है, 2 दिन मान लो, मौलिक अधिकार 3 दिन है और मूल कर्तव्य 1 दिन के हैं। तो 3, 4, 5, 7, मात्र 1 सप्ते की पॉलिटिकल रह गई है। कहने का मतलब है 2 सप्ते में आराम से अच्छी तरह से हो जाएगी। इसलिए अभी से कॉफी, मैं कह रहा हूं पॉलिटिकल का निचोड़ है, 10 किताबों का निचोड़ मैंने अपने एग्जाम वायरस रीड चैनल पर डाल रखा है, वहां से लिख लेना। ठीक है, शुद्धिकरण करके मैं डाल देता हूं, कोई बीच में से कोई जो हम बातें करते हैं वो सब हट जाती हैं, और कट पेस्ट करके मैं डाल देता हूं। जैसे 50 मिनट की वीडियो है, वहां मैंने 30 मिनट की वीडियो बना रखी है, बीच में से कट पेस्ट को उठा देता हूं, केवल पढ़ाई डली हुई है, वहां से पढ़ लेना अरविंद जी, सावित्री जी। ठीक है, आगे अब आ जाइए, बताओ 85 में, जल्दी बताइए 85 में क्या लिखा हुआ है? बहुत बढ़िया शैलेंद्र जी, संसद के सत्र दे रखे हैं। संसद के कुल कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। आवश्यक सत्र कितने होते हैं? 2 होते हैं। राष्ट्रपति का वीडियो देख लेना। ठीक है, 3 सत्र होते हैं। 3 सत्र में पहला सत्र बताइए कौन सा होता है? जल्दी बताइए, बताइए पहला सत्र क्रम से। पहला 3 सत्र, 2 आवश्यक, और 2 सत्रों के मध्य अधिकतम कितने माह का?
6 माह का अंतराल हो सकता है, ये क्वेश्चन बहुत आता है। संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? 6 माह का हो सकता है, ये प्रश्न बहुत आता है। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति प्रतिवर्ष संसद के 3 सत्र बुलाता है। बुलाने को क्या कहते हैं? सत्र आहूत कहते हैं। सत्र आहूत कहते हैं। तो संसद का सत्र कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। मैंने स्पीड क्यों ले रहा हूं? क्योंकि ये मैंने पढ़ा दिया, केवल रिवाइज बता रहा हूं। रिवाइज आपको अच्छी तरह पढ़ना है। राष्ट्रपति आज ही देख लेना, उसमें लिखा हुआ है। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति प्रतिवर्ष संसद के 3 सत्र आहूत करता है, अर्थात सत्र आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, जिनमें 2 सत्र बुलाने अति आवश्यक हैं। 2 सत्रों के मध्य 6 माह का अधिकतम अंतराल हो सकता है और क्रम से 3 सत्र होते हैं। और पहला सत्र कौन सा होता है? बजट सत्र होता है। ठीक है, पहला होता है, कब से शुरू होता है आपका? मैंने बताया था फरवरी से, और कहां तक? मई तक। लास्ट बता दिया महीना, फरवरी से मई तक होता है। मई के बाद क्या आता है? जुलाई, और जुलाई में क्या आ जाती है? वर्षा आ जाती है, इसलिए हो गया मानसून सत्र। और जुलाई से 3 महीना लगा लो, 1 महीना घटता जाता, मैंने समझाया था उसमें। और जुलाई अगस्त सितंबर तक होता है। सितंबर माह की छुट्टी लिख दी। और नवंबर माह में क्या आ जाती है? सर्दी आ जाती है, और नवंबर में हो गया शीतकालीन सत्र। ठीक है, और नवंबर और दिसंबर जनवरी की छुट्टी कर दी हमने। ठीक है, और आ गई फरवरी। तो ये मैंने कहा बता रखे हैं। अनुच्छेद 85 के तहत संसद का सत्रावत कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। सत्र का समापन, जिसे सत्रावसान कहते हैं, सत्र का समापन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। देखे ना विस्तार से। बीच में से सत्र का विघटन हो जाता है। सत्र का विघटन कौन करता है? बताइए, कौन बताएगा इसका आंसर? सत्र का, सदन का निलंबन कौन करता है? तो ध्यान रखना, पीठासीन अधिकारी करता है। जो बैठक लेता है वही इसकी अध्यक्षता करता है। बहुत बढ़िया। सत्र का विघटन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, देखते हैं कौन आपको वीडियो देख करके पढ़ के आता, क्लास पढ़ लेना। मैंने स्पीड इसलिए ली है, ये तो रिवाइज करा रहा हूं मैं केवल। ठीक है, 86 में क्या है? अनुच्छेद 86 के तहत राष्ट्रपति एक सदन या दोनों सदनों में क्या कर सकता है? समवेत अभिभाषण दे सकता है। तो राष्ट्रपति के समवेत अभिभाषण का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 86 में है। जब लोकसभा, नवीन लोकसभा आती है, नया बजट आता है, तो राष्ट्रपति कहते हैं लोकसभा में संबोधन करता है, जिसे राष्ट्रपति का अभिभाषण कहते हैं। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण कहाँ लिखा हुआ है? राष्ट्रपति का अभिभाषण कहाँ लिखा हुआ है ज्योति जी? 87 में लिखा हुआ है। 88 में कौन बताएगा? महान्यायवादी। इसमें कहा गया है अनुच्छेद 88 के तहत महान्यायवादी संसद के दोनों सत्रों में बैठ सकता है, बोल सकता है, कह सकता है, लेकिन वोट नहीं डाल सकता। ये 88 में सदन के बारे में। संसद के दोनों सदनों में महान्यायवादी जा सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं डाल सकता, यहाँ उल्लेख है। ठीक है, और 89 मैंने अभी आपको बताया था कि 89 में कह रखा है जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वह सभापति कहलाएगा। जो उपाध्यक्ष होता है उसे उपसभापति कहलाएगा। जिनका कार्यकाल, जिसमें उपसभापति कार्यकाल 6 वर्ष का होगा और सभापति कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। अनुच्छेद 89 के तहत राज्यसभा के अध्यक्ष को सभापति कहेंगे जिसका कार्यकाल 5 वर्ष को होगा, और उपाध्यक्ष को उपसभापति कहेंगे जिसका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा।
ठीक है। ये आपके मैंने आपको आज अनुच्छेद 89 तक कराए, कल आपको अनुच्छेद आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, जो आगे चलेंगे 97, 98 और 100, ठीक है, 101, 102, 103, ये इंपॉर्टेंट है, कल आपको कराए जाएंगे, इसलिए रिवाइज करके आना, राज्यसभा को रिवाइज करके आना या विधानसभा को रिवाइज करके आना, समझ में आ जाएंगे, ठीक है। रेगुलर पढ़ने आना, मैं समय आपको बढ़ा रहा हूं लेकिन आपको भी मेरा साथ देना पड़ेगा, ठीक है, जितने बच्चे आएंगे जितना ही मुझे आनंद आएगा, ठीक है। समय खराब नहीं करेंगे, केवल पढ़ाई करेंगे, लिखते जाएं, पढ़ते जाएं, रिवाइज करते जाएं, ठीक है। नमस्कार।